तो यही डेफिनेशन थी आपकी, और इसी डेफिनेशन पर बेस ये क्वेश्चन है। ट्राई टू आंसर द इक्वेशन 8 टाइम्स x माइनस 2 स्क्वेयर प्लस 8 टाइम्स y माइनस 3 स्क्वेयर इज इक्वल टू x माइनस वाई प्लस 1 होल स्क्वेयर। दिस रिप्रेजेंट्स option a pair of straight line passing through 2 comma 3, an ellipse with eccentricity half, directrix x minus y plus 1 equal to 0 and focus 2 comma 3, or a parabola or a hyperbola। तो अब देख लो इसमें से क्या रिप्रेजेंट हो रहा फिर ऑप्शन बी। है। ऑप्शन बी रिप्रेजेंट हो रहा है। वेल डन। इसको आपने, if you divide by 8 and take the square root to convert the left hand side and as a distance formula, तो आपको मिल रहा होगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, एंड राइट हैंड साइड में आपको मिल गया x माइनस वाई प्लस 1 मॉड ओवर 2 रूट 2। सो √2 into half. So what do you identify? You identified that this quantity is distance of a variable point xy from 2 comma 3, and similarly this quantity, the another one, this is distance of the same variable point from a line, है ना। तो ये हो गया एस पी, और ये हो गया जो पिंक कलर से मैंने शेड किया वो पी एम, और ये हो गई ई। तो ई की वैल्यू क्या आ रही है? ई की वैल्यू हाफ आ रही है। ई इक्वल हाफ इस बात को सिग्निफाई कर रहा है कि ये इलिप्स होगा, और उस इलिप्स का पॉइंट पी क्या है? पी पॉइंट है तुम्हारा एक्स कॉमा वाई, और एस क्या है? फोकस क्या है? तो फोकस हो गया तुम्हारा 2 कॉमा 3, एस पी है ना। और डायरेक्ट्रिक्स डी क्या आ गई? एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और एक्सेंट्रिसिटी तो √2 ही है। तो ये देखो एक्सेंट्रिसिटी 1/2 है, और ये हो गया और ये हो गया। अब बात आई कि स्टैंडर्ड इलिप्स लिखना है, तो स्टैंडर्ड इलिप्स कैसे ट्रेस करते हैं? तो स्टैंडर्ड इलिप्स का कहानी क्या है कि किसी भी कोनिक को स्टैंडर्ड कब बोलते हैं? जब उसकी एक्सिस इधर एक्स एक्सिस हो जाए या वाई एक्सिस हो जाए। सो हमने आपको इंफॉर्मेशन दी कि अगर कोई इलिप्स का फोकस मैंने दे दिया, मतलब ऐसे लिखो क्या किया गया। किया ये गया कि एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट लिया a,0, ऐसे समझो, और इस a,0 और एक लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर ले लिया ऐसे। ठीक है। अब a0 मान लो यहाँ है, सपोज करो कि ये a,0 कैपिटल ए पॉइंट है, और ई इलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी है। तो AE,0 कहाँ होगा? AE,0 इस पॉइंट के राइट में होगा कि लेफ्ट में होगा? राइट साइड में होगा। कैसे बेटा? फिर ओरिजिन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ना, वो ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो। हाँ, ओरिजिन की तरफ, तो ओरिजिन तो लेफ्ट होगा ना। वो जो लाइन बनाई है वो बाई एक्सिस नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये तो ऐसी कोई लाइन है। मैं ऐसे भी सोचो ना, a,0 ए पॉइंट है, तो A × E ए के रेस्पेक्ट में छोटा होगा कि बड़ा होगा? छोटा होगा। तो छोटी नंबर तो लेफ्ट में होती है ना बालक, नंबर लाइन पर। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो ये हो गया तुम्हारा AE0। आप बेसिक न्यूमेरिकली सोचो ना आप। और ये लाइन जो है ये डायरेक्ट्रिक्स है। अगर मैं बोलूँ इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे अगर इस लाइन का इक्वेशन है x इज इक्वल टू a/e, चलो मैंने दे दिया, होगा क्या? मैंने दे दिया। क्यों दिया? प्लान करके दिया, ध्यान से सुनो। अगर ये पॉइंट है फोकस,
और मैं चाहता हूं कि ये पॉइंट वर्टेक्स हो जाए, a, 0। तो ए पॉइंट से पास करेगा लोकस, इसका मतलब है कि ए का डिस्टेंस एस से और ए का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से, ये जेड पॉइंट है, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो एस ए और ए जेड का रेशियो क्या होना चाहिए? एस ए बाई ए जेड भी ई आना चाहिए ना, और एस ए बाई ए जेड ई आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एस से ई टाइम्स ए जेड आना चाहिए, या ए जेड एस ए बाई ई होना चाहिए। तो ए जेड हो गया एस ए बाई ई, और एस ए बाई ई अगर चाहिए तो एस से क्या हुआ जरा बताओ? एस से तो है ए माइनस ए अपॉन ई, ये ए जेड हो गया। तो ये क्या हो गया? ए बाई ई माइनस ए हो गया, है ना, ए जेड। ये तो क्लियर दिख रहा है कि ये जेड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? a/e0। बोलो हाँ या ना? a/e - a है ना, ये डिस्टेंस a/e - a है, तो जेड हो गया a/e। तो डायरेक्ट्रिक्स हम ले रहे हैं क्या? x = a/e। फोकस क्या ले लिया? a0। और वर्टेक्स हमारा उस कंसिडरेशन से क्या आ गया? a0। अब a0 से एक लोकस है जो टुवर्ड्स डायरेक्ट्रिक्स नहीं, अवे फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स मूव कर रहा है, सो दैट उसका डिस्टेंस जो फोकस से हो वो कम हो, और जो डायरेक्ट्रिक्स से इसकी डिस्टेंस हो वो दूर, बड़ी हो, ज्यादा हो। तो इसका लोकस चाहिए, पाथ इक्वेशन चाहिए लोकस का। तो क्या लिखेंगे? मान लो ये पॉइंट h, k है। अब मुझे बताओ व्हाट इज एस पी? मैं बोल रहा हूँ फोकल डिस्टेंस बताना है आपको। क्या है फोकल डिस्टेंस? क्या होगा इस पॉइंट का? तो आप बोलो इट इज अंडर रूट ऑफ h - का स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर। बट यही फोकल डिस्टेंस पीएम के इक्वल होगी? नहीं, इट इज इक्वल टू ई टाइम्स पीएम। ई टाइम्स पीएम। व्हाट इज पीएम बेटा? पीएम क्या है? पीएम तो पी का कोऑर्डिनेट h, k है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ एम? एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताएंगे आप? इट्स अ वर्टिकल लाइन, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? a/e। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? बिकॉज पीएम इज हॉरिजॉन्टल, तो पी और एम का वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा कि। तो पीएम डिस्टेंस जो होगी वो हो जाएगी क्या? x2 - x1, a/e - h। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो उसको अपन लिख देते हैं यहाँ पर, e × a/e - h। अब आप देखो इस ऑब्जर्वेशन को, ये एस पी है और ये ई टाइम्स पीएम है, दोनों इक्वल है। तो यहां से एक लोकस मिल रहा है आपको। राइट डाउन द लोकस। क्या मिल रहा है? h² / a²। h² प्लस a²e² -2aeh प्लस k² इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस जो आई ना, ये a - e h आई। a - e h का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a² प्लस e²h² -2aeh। ये कैंसिल हुआ, और क्या कैंसिल हो रहा? अब सीधे सीधे आ रहा है h² × 1 - e² प्लस k² इज इक्वल टू a² × 1 - e²। सबको ये दिख रहा है? यस। h² डिवाइडेड बाई a² प्लस k² डिवाइडेड बाई a² × 1 - e² इक्वल टू 1। अब h को x और k को y लिख दो, तो आपको जो इक्वेशन मिल रहा है x² अपॉन a² प्लस
वाई स्क्वायर अपॉन ये जो क्वांटिटी है, ये ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर जो क्वांटिटी है, इट इज डेफिनेटली स्मॉलर देन वन, क्योंकि ई की वैल्यू वन से छोटा है। वन माइनस ई स्क्वायर फ्रैक्शन है जीरो से वन के बीच में, तो ए स्क्वायर से लेस है, ए स्क्वायर से लेस है बट पॉजिटिव है, इट इज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन ए स्क्वायर। तो ऐसी नंबर को हम एक स्क्वायर ऑफ रियल नंबर लिख रहे हैं बी स्क्वायर। और हमारा क्लेम यह है कि ये इक्वेशन एक स्टैंडर्ड इक्वेशन इलिप्स का हो गया, क्योंकि इसका प्रिंसिपल एक्सिस एक्स एक्सिस है। और यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि वेयर बी स्क्वायर क्या है, वेयर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर, यही आपको देगा। इसी को आप बोलते हो, ऐसा बोल सकते हो, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर है। यहीं से एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला भी मिल जाता है कि एक्सेंट्रिसिटी होती है वो वन माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का रूट। तो ये दिख भी रहा, देखो कि बी और ए को देखो, बी छोटा है ए बड़ा है, तो ये क्वांटिटी वन से छोटी है, वन माइनस वन से छोटा मतलब ये वन से छोटी नंबर है। इसका रूट लेकर के एक नंबर आएगी जो वन से जीरो के बीच में लाई करेगी। ये एक्सेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स का फार्मूला हो गया। इक्वेशन समझ में आ गया। इसमें ए छोटा है कि बी, ए इज लार्जर देन बी। दूसरी बात, अगर मैं बोलूं कि ये जो भी कर्व रिप्रेजेंट हो रहा है, ये जो भी कर्व रिप्रेजेंट हो रहा है, इसकी कुछ खासियत बताओ, तो आप बोलोगे कि ये एक्स में भी इवन है, वाई में भी इवन है, तो दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है और वाई के अबाउट भी सिमेट्रिक है। मतलब एक तो एक्सिस थी ही, एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो पहले ही दिख रही थी एक्सिस उसकी। वो तो आपको कोनिक के बारे में पता है, हर एक कोनिक अपनी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। बट एक लाइन ऑफ सिमेट्री और नजर आई आपको, क्या? इस पर्टिकुलर कर्व में वाई एक्सिस भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो यहाँ पर कहीं वाई एक्सिस होगी ऐसे, और इसके अबाउट भी सिमेट्रिक है। तो एक तो सिमेट्री नजर आ रही है, इससे ये पता चल रहा है एक फोकस यहाँ है, तो एक फोकस वाई एक्सिस के दूसरे साइड पर यहाँ भी होगा, माइनस ए जीरो। एक डायरेक्ट्रिक्स एक्स इक्वल टू ए बाई ई है, तो एक डायरेक्ट्रिक्स और होनी चाहिए इधर में ऐसे, एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ए बाई। तो देर आर टू फोकाई, देर आर टू डायरेक्ट्रिसेस, ये सारी इंफॉर्मेशन यहां से मिल रही है। दूसरा, एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कर्व कहाँ मीट कर रहा है, तो आप बोलोगे कि एक्स एक्सिस मतलब वाई जीरो होता है, वाई को जीरो पुट करो तो एक्स की वैल्यू ए आती है, मतलब ए कॉमा जीरो पॉइंट पर, वो तो दिख ही रहा है यहाँ पर। यहाँ वाई एक्सिस को कहाँ मीट कर रहा है, प्लस माइनस बी पे। हाँ, तो जैसे एक्स एक्सिस को प्लस माइनस ए पर मीट कर रहा है, वाई एक्सिस को, एक्स को जीरो पुट करो तो जीरो कॉमा बी यहाँ आ रहा है, और जीरो कॉमा माइनस बी यहाँ आ रहा है, तो वाई एक्सिस पर दो पॉइंट है, जीरो बी जीरो माइनस बी, ठीक है। तो इस पॉइंट को बी बोलते हैं, इसको बी डैश बोलते हैं, और ये जो लेंथ है इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस, क्योंकि इसकी लेंथ छोटी है। और इसको ए बोलते हैं, इसको ए डैश बोलते हैं, और ये जो लेंथ है ये ए डैश, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, क्योंकि इसकी लेंथ टू ए है, टू ए टू बी से बड़ा है, इसलिए इसको मेजर बोलते हैं और इसको माइनर एक्सिस बोलते हैं। तो ये है बेसिकली इंट्रोडक्शन की इलिप्स का इक्वेशन कैसे आया। अब आप केवल प्रॉपर्टीज करके ये समराइज करके लिखते जाओ सारे पॉइंट जितने मैं बोलूंगा फटाफट अगले 5 मिनट में। तो पहली बात, अगर फोकस ए जीरो है और डायरेक्ट्रिक्स एक्स इक्वल टू ए बाई ई है, तो हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन फोकल डिस्टेंस मिलेगा ए माइनस ई एच। ये पैराबोला पर जो फोकल डिस्टेंस मिले था लगभग वही है, अभी मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। और फिर एसपी और ईपीएम को इक्वेट किया, तो वहां से सिंप्लीफाई करके आपको इक्वेशन मिला ये। इस इक्वेशन से एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला मिल गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि ये कर्व का एक्सेंट्रिसिटी ई है रूट वन माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर,
इसका सिमेट्री अगर देखो तो इसका एक्स के अबाउट भी सिमेट्रिक है, तो ग्राफ एक्स और वाई दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, इसलिए इसमें दो फोकस और दो डायरेक्ट्रिक्स होगी। एक्स एक्सिस से इंटरसेक्शन इसका है A0 और -A0, इन पॉइंट को ए और ए डैश बोलते हैं, कॉल्ड एज मेजर एक्सिस। उसका लेंथ 2a है, इक्वेशन उसका y इक्वल टू 0 है। इसी तरह से y एक्सिस से इंटरसेक्शन अगर देखो तो b और b डैश पॉइंट पर, तो b डैश को हम बोलते हैं माइनर एक्सिस, उसका लेंथ है 2b, इक्वेशन है x इक्वल टू 0। तो ये इतनी बात आप यहाँ से समराइज कर रहे हो, और साथ के साथ में बिकॉज दो फोकस है दो डायरेक्ट्रिक्स है ना, तो ये इक्वेशन भी रफली जैसा ग्राफ इधर है ऐसा ही ग्राफ ऐसा इधर भी आ रहा है, ऐसा सिमेट्रिकली। और यहाँ पर आपको एक और डायरेक्ट्रिक्स भी मिल रही है, और जस्ट यहाँ पर एक फोकस था तो एक फोकस यहाँ भी मिल रहा है। दिस इज एस डैश माइनस AE0 एंड दैट वन इज अनदर डायरेक्ट्रिक्स, ये वाली लाइन। और इसका इक्वेशन है x इज इक्वल टू -A/E। अब मैं एक बात बोल रहा था कि बिकॉज दो फोकस है तो किसी भी पॉइंट की दो फोकल डिस्टेंस हो। जैसे आपने बोला SP पॉइंट की एक फोकल डिस्टेंस, तो P का S से डिस्टेंस है, बट इसी पॉइंट का S डैश का भी डिस्टेंस भी तो इसी पॉइंट का होगा, PS डैश। PS डैश अनदर फोकल डिस्टेंस है, तो सेकंड फोकस से डिस्टेंस क्या आ रही है, सेकंड फोकल डिस्टेंस इसको बोलते हैं। क्या आएगा बताओ, S डैश P, S डैश P होगा E टाइम्स PM डैश, क्योंकि जिस फोकस से आप डिस्टेंस लेंगे एक्सेंट्रिसिटी मल्टीप्लाइड बाय उसी डायरेक्ट्रिक्स से भी डिस्टेंस लेना पड़ेगा, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस लो। कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस क्या होगा बताओ, तो यहां से डिस्टेंस हमें चाहिए ये वाली, ये डिस्टेंस। कौन बताएगा मुझको ये डिस्टेंस क्या होगी? ये डिस्टेंस PM डैश क्या होगी बेटा, बताओ जल्दी। H+AE का होल स्क्वायर, H+AE। E टाइम्स PM डैश होगा, ये यहाँ से ये M डैश है मान लो, तो यहाँ से ये डिस्टेंस हो रही है A/E, और ये डिस्टेंस कितनी है ये वाली H, H प्लस A/E करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा HE टाइम्स H प्लस A। समझ में आई बात? मतलब एक डिस्टेंस आ रही है, देखो अब SP क्या आया था, A-EH, और S डैश P क्या आया, A+EH। और एक और इम्पॉर्टेंट बात देखो, ये जो दूसरी वाली फोकल डिस्टेंस है, इसी में अगर E की वैल्यू 1 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, A+H हो जाएगा। और पैराबोला में यही होता था ना फोकल डिस्टेंस, x कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस प्लस x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। तो इससे है कि कनेक्टिविटी है, पैराबोला ही है, एक पैराबोला का फॉर्मेट, मतलब बेसिक डेफिनेशन वही है, बस E की जगह 1 हो गया तो फोकल डिस्टेंस। वहां पैराबोला में भी बोल सकते थे कि फोकल डिस्टेंस पैराबोला की क्या होती है, A+EH। पैराबोला में ऐसा बोल सकते हैं, वहां पर E1 था इसलिए A+EH A+H हो गया था। अब यहाँ दोनों फोकल डिस्टेंसेस को ध्यान से देखो, A-EH A+EH, इन दोनों का सम क्या है, SP प्लस S डैश P क्या है, 2a, और ये 2a कांस्टेंट है। कुछ याद आया आपका, इलिप्स की एक प्रॉपर्टी होती थी, या बेसिक क्लासेस में आप बोलते थे कि इलिप्स ट्रेस करना है तो क्या करो, तो बोलते थे कि आप ऐसा दो पॉइंट मार्क कर दो, दो पिन ले लो, S1 और S2, और इन दोनों पिन के बीच में आप एक एक रोप ले लो ऐसे, जिसको एक एंड यहाँ टाई कर दो, एक एंड यहाँ टाई कर दो, और रोप ऐसे कर दो ऐसे, और फिर उसी रोप को क्या कर दो, टाइट कर दो, इस रोप को टाइट कर दो। फिर यहां पर आप ऐसा अपना पेन को रखो और इसी पेन को ऐसे मूव कराओ,
टाइटनिंग दी रोप, तो जो पाथ ट्रेस होगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इलिप्स बोलते हैं। तो बिकॉज ये रोप का लेंथ फिक्स है, तो इसलिए हर पॉइंट जो इलिप्स पर मिलेगा, P1 P2 P3 कोई भी पॉइंट ले लो, तो वो पॉइंट का जो डिस्टेंस यहां से होगा, ये फर्स्ट फोकल डिस्टेंस है और ये सेकेंड फोकल डिस्टेंस है, और दोनों का सम सेम रहेगा, लेंथ ऑफ रोप के इक्वल रहेगा, ये और ये सेम रहेगा। ऐसे यहाँ पॉइंट आ गया, तो फर्स्ट फोकस से डिस्टेंस ये हो गई, सेकंड से ये हो गई, दोनों का सम कांस्टेंट है, मतलब लेंथ ऑफ रोप कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट लेंथ की रोप को दो पिंस S1 S2 में टाई करके और उसको टाइट करके ऐसे मूव कराएंगे, तो एक इलिप्टिकल पाथ ट्रेस होगा। इसी को सेकंड डेफिनेशन ऑफ इलिप्स बोलते हैं। अब फर्दर प्रॉपर्टीज समराइज करो और क्वेश्चन करते हैं ना। तो ये सारे पॉइंट समझ में आ गया, फोकाई हो गया दो, डायरेक्ट्रिक्स हो गई दो, फोकल डिस्टेंसेस भी हो गई दो, सॉरी A-EH एंड A+EH। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस, जहां पर माइनर एक्सिस ये वाली BB डैश और मेजर एक्सिस A डैश जहां इंटरसेक्ट करती है, इसको सेंटर ऑफ इलिप्स बोलते हैं। बिकॉज दोनों एक्सिस में सिमेट्री है, इसलिए ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्री है। कोई भी कॉर्ड जो सेंटर से पास हो रही होती है, वो सेंटर उसका मिड पॉइंट होता है। तो कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर गेट्स बाइसेक्टेड एट सेंटर, ये सारी कॉर्ड को डायमीटर बोलते हैं, जिसमें मेजर एक्सिस सबसे बड़ा डायमीटर हो गया और माइनर एक्सिस सबसे छोटा डायमीटर हो गया। और हर एक कॉर्ड जो सेंटर से पास कर रही है, सेंटर उसको बाइसेक्ट कर रहा है, इसीलिए इसको सेंट्रल कोनिक भी बोलते हैं। तो सर्कल, इलिप्स और हाइपरबोला को सेंट्रल कोनिक भी बोलते हैं। फिर जो कॉर्ड मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर है, उसको नॉर्मल कॉर्ड या डबल ऑर्डिनेट बोलते हैं। और डबल ऑर्डिनेट अगर फोकस से पास करता है तो इसी को लैटिस रेक्टम बोलते हैं। वो सारी बातें बिल्कुल वैसे ही जो पहले कर रहे थे। अब मुझे अब बता दो कि लैटिस रेक्टम का इक्वेशन क्या होगा, और लेंथ क्या होगी, और एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, फटाफट बताइए। एक लैटिस रेक्टम यहां आएगी बेटा, L1 L1 L2, और एक लैटिस रेक्टम यहां आएगी दूसरे फोकस से पास करती हुई, L1 डैश एंड L2 डैश। इसका एक इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू ए, बिकॉज इट इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस। इसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू -a। अब अगर कोई आपसे बोलता है कि गेट मी द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, रिमेंबर दैट द इक्वेशन ऑफ दिस कर्व इज x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। और इस कर्व पर एक पॉइंट है L1, उसका x कोऑर्डिनेट क्या है, AE। इसमें पुट करो तो आपको क्या मिला, ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो वाई स्क्वायर क्या हो गया, बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 - e स्क्वायर। बट 1 - e स्क्वायर क्या है, तो आपका रिलेशन याद है ना, बी स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 - e स्क्वायर, यही तो एज्यूम किया था हमने। तो 1 - e स्क्वायर की जगह अपन क्या रिप्लेस कर सकते, 1 - e स्क्वायर कैन बी रिप्लेस्ड एज बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ये हो गया बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये वैल्यू हो गई b⁴ तो y की वैल्यू क्या आई फाइनली, y की वैल्यू आई ±b² अपॉन a। कुछ समझ में आया। ये जो L1 पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट आया AE, B² बाई a। और ये जो L2 पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट सेम है, बट y कोऑर्डिनेट -b² बाई a आ गया। तो एंड लैटिस रेक्टम के बारे में अगर आप कोई बोले तो इक्वेशन क्या है और एंड पॉइंट्स क्या है और लेंथ क्या है, फटाफट अपने आप लिखो। इक्वेशन, एंड पॉइंट और लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, सभी लोग लिख दो अपनी कॉपी में।
इक्वेशन क्या लिखा? लैटस रेक्टम का इक्वेशन क्या है? ये फर्स्ट लैटस रेक्टम की बात करो, L1 L2। इक्वेशन है x इज इक्वल टू ए, और एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? ए कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। और इसकी लेंथ क्या है बच्चे? लेंथ क्या है? 2 टाइम्स बी स्क्वायर अपॉन ए। ये है लेंथ, ये है एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, और ये है इक्वेशन। ये एक लैटस रेक्टम हुई। जो दूसरी लैटस रेक्टम है जो इधर में है, ये वाली, इसके बारे में क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे x इज इक्वल टू माइनस ए, उसका कोऑर्डिनेट आएगा एंड पॉइंट का माइनस ए कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए, सिमेट्री से वाई एक्सिस में इमेज लिया सिर्फ, और लेंथ उसकी भी सेम आएगी 2b² बाई ए। ठीक है जी, सारे टर्म्स क्लियर हो गए। स्टैंडर्ड इलिप्स जिसका मेजर एक्सेस एक्स एक्सेस है, मतलब जिसमें इक्वेशन है x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1, जिसमें a की वैल्यू b से बड़ी है, मीन्स x² का डिनोमिनेटर बड़ा है और y² का डिनोमिनेटर छोटा है, वो एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स होता है विद x एक्सिस एज मेजर एक्सिस एंड y एक्सिस एज माइनर एक्सिस। ऐसा हॉरिजॉन्टल लेआउट होगा। तो उसके सारे डिटेल आपको समझ में आ गया, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे। तो मैं इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं आपसे। आप लोग नोट कर चुके हैं इसको? ठीक। एक तो आपको याद कैसे रखना है फॉर्मेट, जैसे जैसे पैराबोला का एक फॉर्मेट मैंने बताया था, उसी तरह से इलिप्स का एक फॉर्मेट बता रहा हूं। फॉर्मेट क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, इसका स्क्वायर प्लस एक्सप्रेशन ऑफ मेजर एक्सिस। एक्सप्रेशन मतलब किसी भी लाइन का एक्सप्रेशन वो होता है जब सारा नॉन जीरो टर्म को एक साइड में ले जाके राइट साइड को जीरो बना दो। एक्सप्रेशन ऑफ मेजर एक्सिस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये फॉर्मेट है। माइनर एक्सिस का एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय सेमी मेजर लेंथ का स्क्वायर प्लस मेजर एक्सिस का एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय सेमी माइनर की लेंथ का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हमेशा कंट्रास्ट देखो, मिनी माइनर एक्सिस के नीचे मेजर वाली लेंथ होगी और मेजर एक्सिस के नीचे माइनर वाली लेंथ होगी। स्क्वायर करके ऐड करके 1 कर दो, दैट्स इट। मतलब अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ ना कि x² बाई 9 प्लस y² बाई 4 इक्वल टू 1 है, आप क्या बोलोगे? मेजर एक्सिस क्या है? सेमी मेजर, तो बड़ी लेंथ ये वाली। ये बड़ी लेंथ के न्यूमरेटर में जो होगा उसको जीरो से इक्वेट करोगे तो छोटी इक्वेशन मिलेगी, छोटी एक्सिस। तो देखो मैं लिख रहा हूं, अगर कोई बोलता है माइनर एक्सिस क्या होगी, क्या बोलोगे आप इसका माइनर एक्सिस? माइनर एक्सिस बोलोगे x इक्वल टू 0।
एक्स इक्वल, उसका इक्वेशन होगा एक्स इक्वल 0, बोलते हैं उसको वाई एक्सिस से, आप जानते ही हो। और उसका लेंथ क्या होगा, माइनर एक्सिस की लेंथ क्या होगी, तो लेंथ, छोटी वाली लेंथ क्या है 4, बी स्क्वायर 4 है, तो बी की वैल्यू क्या आ गई 2, तो लेंथ हो गया 2b, 2b हो गया 4। इसी तरह से मुझे बताओ कि इसी इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग मेजर एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, मेजर एक्सिस, तो जो छोटी वाली लेंथ है उसका न्यूमरेटर को 0 से इक्वेट करो, क्या बोलोगे, y इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 क्या होता है, एक्स एक्सिस, और उसका लेंथ क्या हुआ बेटा, मेजर एक्सिस की लेंथ क्या हुई, लेंथ 2a हुआ, बड़ा लेंथ यहाँ है 9, ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर 9 है तो a की वैल्यू 3 है, तो 2a की वैल्यू क्या हो गई 6। तो ऐसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि इसका, इस इक्वेशन से मेजर एक्सेस क्या मिलेगा, माइनर क्या मिलेगा, उसकी लेंथ क्या होगी। और फिर लेआउट तो समझ में आ ही रहा कि ये वाला पॉइंट तुम्हारा 3 0 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट -3 0 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट 0, 2 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट 0, -2 हो जाएगा। एक्सेंट्रिसिटी क्या आएगी, ई की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी बताओ, इस इलिप्स का एक्सेंट्रिसिटी क्या होगा, रूट ऑफ 5/3, √5/3. 1 - 4/9, तो ऑब्वियसली हो गया √5 ÷ 3, तो ई आ गया। अगर कोई बोले फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए इंटू ई, ए, ए की वैल्यू आपकी क्या है 3 है, बिकॉज ए इक्वल टू 3, सेमी मेजर लेंथ 3 है, दैट ए विल मल्टीप्लाई टू एक्सेंट्रिसिटी ई, तो 3e लिखना है तुम्हें, तो क्या आएगा, ए ई की वैल्यू आ गई √5 आ गई। तो एक फोकस आ गया √5, 0, दूसरा फोकस हो जाएगा नेगेटिव ऑफ √5, 0। और डायरेक्ट्रिक्स भी बता दो बच्चे, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा, दोनों डायरेक्ट्रिक्स बोलो इस केस में, x इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाई ई की वैल्यू है √5/3, तो आ जाएगा 9/√5। और दूसरी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी x इक्वल टू -9/√5। तो जैसे आपको कोई इक्वेशन मैं देता हूं तो एटलीस्ट आप ये सारी बातें बता सको, फोकस क्या है, दोनों फोकस, दोनों डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, सेंटर का कोऑर्डिनेट, मेजर एक्सिस का इक्वेशन लेंथ, और माइनर एक्सिस का इक्वेशन लेंथ, और लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट, लेटस रेक्टम का इक्वेशन, लेटस रेक्टम की लेंथ। जैसे इस केस में व्हाट इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, 2 टाइम्स बी स्क्वायर अपॉन ए, तो 2 टाइम्स बी स्क्वायर हमारा है 4, और ए क्या है 3, तो आ गया 8/3, तो लेटस रेक्टम की लेंथ आ गई 8/3। एनी डाउट, आई होप यहां तक बातें क्लियर है। तो जैसे ये क्वेश्चन है इसके बारे में सारा डिटेल फटाफट लिख जाओ तो क्विकली, जल्दी से। वर्बली बोलना है, जितने जल्दी बोलोगे उतना अच्छा लगेगा मुझको। लेआउट हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल, Horizontal. हॉरिजॉन्टल है। जस्ट फिल द डिटेल्स हियर, ए, ए डैश, बी, बी डैश, S1, S2, this directrix, both the directrices, this one and that one, latus rectum की लेंथ और एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये जल्दी से बोल दो मुझे। There is eccentricity 4/5. Eccentricity is square root of 1 - 9/25, so it is √16/25,
So it is 4/5. Well done. Directrix is plus minus 25/4. A 5 है, B 3 है, तो ए ई तुम्हारा हो गया 4। हाँ, डायरेक्ट्रिक्स क्या आ गया? फोकस हो गया तुम्हारा। क्या फोकस की कोऑर्डिनेट बोलो दोनों? -4 and -0 and 4,0. Yes, 4,0 is this focus, -4,0 is this focus. ये मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट -50 एंड 50 हो गए। ये हो गया तुम्हारा 0,3 हो गया, ये वाला 0,-3 हो गया। डायरेक्ट्रिक्स की बात करिए आपने, x इज इक्वल टू A/E। A अपॉन E की वैल्यू क्या आ गई? A 5 था और E था 4/5, तो आया 25/4। और दूसरा डायरेक्ट्रिक्स आ गया -25/4। और कौन कौन सा पॉइंट मैंने आपसे पूछा? ये पॉइंट बता दो, ये पॉइंट बता दो, और ये बता दो, और ये बता दो। लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स होंगे 4, ±9/5 वेरी राइट। 4, B² अपॉन A 9/5 आ गया। और लेंथ होगी 18/5। वेरी गुड। तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, ये दोनों लेंथ सेम है, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ गया 18/5। अब अगर यही इक्वेशन ऐसा हो, x²/9 प्लस y²/25 इक्वल टू 1, तब क्या चेंजेस आएंगे? अब इसका मेजर एक्सिस जो है, मेजर एक्सिस मतलब छोटी लेंथ का न्यूमरेटर को 0 पुट करो, x इक्वल टू 0, ये y एक्सिस मेजर एक्सिस हो जाएगा। और इसका माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा? माइनर एक्सिस जो है वो y इक्वल टू 0, दैट इज x एक्सिस माइनर हो जाएगा। और वैसे भी देखो, अगर आप x को 0 पुट करो तो y आता है +-5। मतलब है कि इसका ओरिएंटेशन बदल जाएगा, सेम इलिप्स होगा, शेप वही होगा, सिर्फ उसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। और हाउ डज इट लुक्स लाइक नाउ? इट विल टर्न आउट टू बी अ वर्टिकली ओरिएंटेड इलिप्स, सेम शेप, सेम साइज, बट वर्टिकली ओरिएंटेशन हो जाएगा उसका, वाई एक्सिस के अलोंग हो जाएगा। ऐसे डिटेल्स भी सेम आएंगे, सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग आ जाएंगे। जैसे ये वाला पॉइंट आ जाएगा 0,4, एक फोकस आ जाएगा, दूसरा फोकस 0-4, है ना? क्योंकि b की वैल्यू बड़ी हो गई a से ना, अगर b a से बड़ा हो गया तो वर्टिकल फॉर्मेशन हो गया। और ये 0,5 हो गया वाई एक्सिस पर, ये 0-5 हो गया, जिसको आप क्या बोल रहे हो? ये b, अगर इसको b बोल रहे हो, इसको b' बोल रहे हो, तो b अब क्या हो गया? वो मेजर एक्सिस हो गया। और a क्या हो गया? माइनर एक्सिस हो गया। 3,0 एंड -3,0। एक्सेंट्रिसिटी ई हमेशा वही रहेगी, 1 -b² / a² की जगह क्या हो जाएगी अब? a²/b², क्योंकि a छोटा है ना, छोटा डिवाइडेड बाई बड़ा, तो ये हो जाएगा, अभी भी वही आएगा, एक्सेंट्रिसिटी 4/5 ही रहेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसको आप बोलोगे ना, इसको बोलो 0,be, इसको क्या बोलोगे? 0,-be। एक डायरेक्ट्रिक्स यहाँ होगी y इज इक्वल टू b अपॉन ई, ये वाली डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू -b अपॉन ई, क्योंकि b अब मेजर हो गया और a माइनर हो गया। तो इलिप्स में x और y नहीं, मेजर और माइनर, बड़ा और छोटा जो है उससे गवर्न होगा कि ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल होगा या लेआउट वर्टिकल होगा। दिस यू शुड कीप इन माइंड वेरी क्लियरली। तो इलिप्स इज अ लोकस ऑफ पॉइंट। दूसरी डेफिनेशन इलिप्स की लिख लो। ये कॉम्प्लेक्स नंबर जब मैं कराऊंगा तो उसमें बहुत हेल्प करेगी। ellipse is a locus of point that moves so
which moves so that the summation of its distances from two fixed point S1 and S2 which are called as foci remains constant। तो एक ऐसा पॉइंट जिसकी दोनों फोकल लेंथ या फोकल डिस्टेंसेस का सम कांस्टेंट रहता है इस कॉर्ड इलिप्स। लेकिन ये ऐसा भी पूरी तरह से सच नहीं है कि समेशन ऑफ फोकल डिस्टेंस कांस्टेंट है तो इलिप्स हो जाएगा। एक बात और ध्यान देनी पड़ेगी कि ये दोनों लेंथ का सम, ये तीसरा एस एस डैश से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। क्योंकि ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या बोलती है, ट्रायंगल में दो साइड का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए। तो वो कांस्टेंट जिसकी बात कर रहे हो 2a, ये कांस्टेंट की वैल्यू एस और एस डैश के बीच का सेपरेशन से हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। तो आप लिख दो पूरा S1p plus S2p equal to 2a, where 2a is called length of major axis. If 2a is greater than SS dash, then the locus will be ellipse. If 2a is equal to SS dash, then the locus will become line segment joining S and S dash. And if the constant की वैल्यू 2a की वैल्यू S S dash से छोटी हो जाए, दोनों फोकस डिस्टेंसेस के फोकस के बीच की डिस्टेंस से लेस आ गई, तो हम बोलेंगे कि ऐसा पॉसिबल नहीं होगा एंड नो लोकस विल बी ट्रेस्ड। ये बात पहले लिख लो, फिर मेरे से डिस्कस कर लो कि क्या आपको ये बात समझ में आ गई। नहीं समझ में आई तो आई विल एक्सप्लेन इट। एक एग्जांपल देके मैं समझाऊंगा आपको। जैसे मैं अगर ऐसे बोलूं, पहले आप नोट कर लो इस पूरी बात को। मैंने बोला कि एक फिक्स पॉइंट है -20 और एक और फिक्स पॉइंट है 20, और ये दोनों फिक्स पॉइंट से एक पॉइंट है P x, y, such that S1p plus S2p is 3। Summation of the distances of P from the 2 point -20 and 20 is constant and that constant is 3, ऐसा मैंने बोला। Then locus of P is, तो आपने अगर बेटा सिर्फ ये ऑब्जर्व कर लिया कि ओके दो पॉइंट से समेशन डिस्टेंसेस का सम कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट समेशन के केस में तो लोकस इलिप्स होता है, तो आप गलत इंटरप्रेट कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा कोई पॉइंट P है और वो S2p की वैल्यू कुछ है और S1p की भी कुछ वैल्यू है और ये दोनों वैल्यूज का सम कांस्टेंट है, तो ये पॉइंट P S1 S2 के साथ एक ट्रायंगल बना रहा होगा। और वो ट्रायंगल में ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो बेसिक ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट है वो तो फॉलो होना चाहिए ना। ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या बोलती है कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम तीसरी से क्या होना चाहिए, समेशन ऑफ टू साइड मस्ट बी greater than ग्रेटर देन थर्ड साइड होना चाहिए। तो S1p और S2p का जो सम होगा, P पॉइंट कहीं पर भी ले लो XY प्लेन में, ये सम हमेशा ग्रेटर देन S1 S2 होना चाहिए। और S1 S2 की वैल्यू क्या है, इंफॉर्मेशन जो दी हुई है 4 है, ये डिस्टेंस कितनी है 4 है। तो अगर आप बोल रहे हो कि समेशन 3 है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं, इट इज नेवर पॉसिबल। तो इंस्पायर्ड दैट S1p plus S2p given as constant, but there will not be any point P in XY plane which satisfy this condition। So आप बोलोगे नो लोकस, इस कंडीशन को फॉलो करने वाला कोई पाथ नहीं होगा, नो पॉइंट सेटिस्फाइज। समझ में आया? अगर ये 3 के बजाय मैं क्या बोल दूं, 3 की जगह पर मैं 4 लिख दूं, लेट्स कीप इट 4, देन अब कौन से पॉइंट है जिसका S1 और S2 से डिस्टेंसेस का सम 4 है, तो दो साइड का सम तीसरी के इक्वल आ गया। तो तभी हो सकता है जैसे ये पॉइंट P है तो S1p ये हो गया, S2p ये हो गया और समेशन 4 है। ऐसे यहां आ जाए P, यहां आ जाए P, यहां आ जाए, यहां आ जाए, या यहीं पर आ जाए,
या P कैन बी S2। तो इफ एज लॉन्ग एज द पॉइंट P रिमेन्स बिटवीन S1 एंड S2, ये इस लाइन सेगमेंट का हर पॉइंट किसको सेटिस्फाई कर रहा है? इस वाली बात को, S1P प्लस S2P इज इक्वल टू 4 को सेटिस्फाई कर रहा है। तो लोकस क्या हो जाएगा? लोकस हो जाएगा लाइन सेगमेंट, लोकस विल बी लाइन सेगमेंट S1 S2। तो इसीलिए देखो, फर्स्ट केस में इलिप्स की कंडीशन लिखी, नो लोकस मैंने समझा दिया थर्ड केस में, सेकंड केस में लाइन सेगमेंट भी समझ समझ गए आप, और अगर बड़ा है तो इलिप्स है ही। तो ये तीनों बातें समझ में आ गई। आई होप द केस 1, केस 2 एंड केस 3 इज नाउ क्लियर। Yes, sir. तो एक क्वेश्चन आपके सामने है, आप आंसर करने की कोशिश करो। क्वेश्चन दिया गया है, C1 and C2 are two fixed circles with radii R1 and R2। मैं थोड़ा सा वो कंडीशन भी समझा दे रहा हूं। C1 सर्कल का C1 सर्कल का सेंटर है A, मान लो इसका सेंटर A है, और C2 सर्कल का सेंटर B मान लो। और मान लो मैंने आपको दे दिया कि A जो है वो पॉइंट है 0 0, और B पॉइंट जो दिया वो दे दिया मान लो 3 0 दे दिया, ठीक है, 3,0। और R1 R2 इनकी रिस्पेक्टिव रेडियाईज हैं। R1 रेडियाई है, R1 की वैल्यू भी अगर आप चाहो तो मैं दे देता हूं। R1 इज A एंड R2 इज, R1 1 दे दिया, और R2 की वैल्यू मैंने दे दी 4। R1 की वैल्यू मैंने दे दी 1, और R2 दे दिया, एक सेकेंड मेरे को समझने दो, R2 की वैल्यू मैं 4 भी दे सकता हूँ, R2 5 दे दिया मान लो, ठीक है। क्या दिया? C1 सेंटर A0 रेडियस 1, C2 सेंटर 3 0 रेडियस 5, C2 इज कंटेन इन C1। थोड़ा उल्टा कर दिया मैंने, है ना? तो इसको आप बना लो, थोड़ा सा चेंज कर लो, उल्टा कर दो इस पूरी प्रोसेस को। ये जो इंफॉर्मेशन दे दिया वो, इसको हम दे दिया 3 0, इसको 0 0, इसको हम, इसको चेंज कर दो। चलो, इसको 3 0 कर दो, इसको 0 0 कर दो, और इसको 5 कर दो, इसको 1 कर दो। समझ में आ रही बात? द सर्कल C2 is contained in C1, and a third circle C moves in such a way that it touches C1 internally and C2 externally. Find the locus of center of the third circle C। पहले समझ लो क्या क्या बात मैंने आपको बताई। एक सर्कल दिया जो 5 रेडियस का सर्कल है, जिसका सेंटर दिया आपको, क्या दिया सर्कल, उसका सेंटर 0 0, या 3 0 दे दिया, ये भी मान लो। एक सेंटर दिया जिसका सेंटर दिया 3 0, उसका रेडियस 5 दिया, तो ये 3 0 है मान लो, ए पॉइंट, और उसका रेडियस 5 दिया। फिर एक और सर्कल दिया जिसका सेंटर है 0 0, उसका रेडियस मैंने दिया 1। तो यू हैव गॉट सच 2 सर्कल्स, ऐसा। ये दूसरा वाला सर्कल पहले सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, कंटेंड है, ये तो दिख ही रहा है आपको, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस, सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है?
30 और 00 के बीच का डिस्टेंस कितना है? वो 3 यूनिट है। और इन दोनों की रेडियाई का डिफरेंस कितना है? 4 है। तो ऑब्वियस ही बात है कि द सर्कल सेकेंड इज कंटेन्ड इन द फर्स्ट। तो ये अंडरस्टूड है। अब क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। ये 1 यूनिट है और यहां से ये डिस्टेंस कितनी है? ये 3 यूनिट, 5 यूनिट है। और ये सेपरेशन कितना है? बिकॉज ये 00 सेंटर है, ये सेपरेशन जो है वो सिर्फ 3 यूनिट है यहाँ से आता। बोला गया एक तीसरा सर्कल है जो इन दोनों को टच कर रहा है। जो C1 है उसको इंटरनली टच कर रहा है और जो C2 है उसको एक्सटर्नली टच कर रहा है। मतलब मान लो कि वो सर्कल ऐसा है कुछ, ऐसा कोई सर्कल है ऐसा। It touches the bigger circle from inside and the smaller circle from outside. ऐसे कितने सर्कल होंगे जी? हाउ मेनी सर्कल्स विल बी देयर? मान लो उसका सेंटर P है, H, K, उसका हमें लोकस चाहिए। हाउ मेनी सच सर्कल्स आर देयर? infinite circles. इनफिनाइट ऐसे सर्कल होंगे। जैसे एक सर्कल तो यहाँ भी होगा ना बच्चे, यहाँ पर ऐसा, ऐसा भी एक सर्कल होगा ऐसा यहाँ। फिर यहाँ पर भी एक सर्कल होगा ऐसा और बड़ा सा। फिर यहाँ पर भी एक सर्कल होगा ऐसा। ऐसे इनफाइनाइट सर्कल होंगे। इन सारे सर्कल के सेंटर का लोकस पूछ रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि अगर ये सर्कल्स का सेंटर को ज्वाइन करोगे तो जो पाथ आएगा, ऐसा ऐसा जो पाथ दिख रहा है ना ऐसा आपको, ये पाथ, ये पाथ क्या होगा? सर्कल होगा, पैराबोला होगा, इलिप्स होगा, हाइपरबोला होगा, ऐसा आपको सोचना है। मतलब इक्वेशन बताना है क्या होगा, नेचर उसका। वैसे ऑब्जर्वेशन से क्या लग रहा है? Ellipse होगा with A and B उसका focus. वेरी करेक्ट, इलिप्स होगा विद ए एंड बी उसका फोकस। प्रूव करो कैसे? कैसे आइडेंटिफाई किया इस बात को? एंड पॉइंट को कुछ मान लो जो P, H, K, PH, K वाला सर्कल है उसके एंड पॉइंट को कुछ सिलेक्ट करके फिर उस पे कंडीशंस लगा दी कि R1 + R2 कब होगा और उनको इक्वेट करके। पी को H, K ले लिया और P का डिस्टेंस ऑब्जर्व करो यहां से, B से। और P का डिस्टेंस ऑब्जर्व करो A से। ध्यान से समझो आप। PB, क्योंकि दोनों सर्कल, ये वाला सर्कल जिसको हम C सर्कल बोल रहे हैं, C सर्कल जो है वो C1 सर्कल को बाहर से टच कर रहा है, अंदर से टच कर रहा है। ये वाला सर्कल क्या है? C1 है। और ये ब्लू कलर से जो है वो क्या है? C2 है। तो P, ये सर्कल C टचेस दिस ब्लू सर्कल एक्सटर्नली। तो एक्सटर्नल टच करने के केस में सेंटर के बीच का डिस्टेंस PB क्या होगा? PB हो गया सम ऑफ रेडियाई, है ना? तो ये हो गया तुम्हारा R2 प्लस R। हमने क्या एज्यूम किया? हमने एज्यूम किया लेट द रेडियस ऑफ C, रेडियस ऑफ सर्कल C be R and center P, center is P। और PA क्या होगा? P का डिस्टेंस A से क्या होगा?
अब पीए अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि ये देखो ऐसे दो सर्कल है, दोनों इंटरनली टच कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सर्कल इस सर्कल को ऐसे टच करा, तो दोनों के सेंटर के बीच का डिफरेंस, रेडियाई का डिफरेंस सेंटर के बीच की डिस्टेंस होगी, तो ये डिस्टेंस पीबी है। ये क्या होगा, तो यहां से ये डिस्टेंस कितनी है, ये वाली, ये R1 है। और R1 में से क्या माइनस कर दिया आपने, R1 में से ये माइनस कर दो, इतना, ये क्या है, R है। और ये पूरी क्या है, R1 है, यहां से लेके यहां तक क्या है, R1 है। तो पीबी इज R1 माइनस R। बस ये दोनों इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है क्या। यहां से दिख रहा है कि पीए और पीबी का सम क्या रहा है, कांस्टेंट ये आ रहा R1 + R2, जो कि कांस्टेंट है। और सिर्फ कांस्टेंट ही नहीं, ये कांस्टेंट की वैल्यू जो आ रही है, इसी वैल्यू को हम बोलेंगे क्या, 2a। और ये वैल्यू लेस ए देन बी से बड़ी आ रही है ना, इट इज यस ऑलवेज ग्रेटर देन ए बी, क्योंकि ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी इज इक्वल टू R1 माइनस R2। यस सर तो R1 + R2 हमेशा R1 माइनस R2 से बड़ा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो फोकस के बीच की डिस्टेंस से बड़ी आ रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि P पॉइंट का दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम कांस्टेंट है। तो लोकस ऑफ P लाइज ऑन इलिप्स, और उस इलिप्स का फोकस क्या होगा, विद फोकाई, उसके दो फोकाई होंगे, ए, दैट इज ए हमने क्या लिया था, 3 0, एंड बी, बी क्या हो जाएगा, 0 0। और उसका लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a कितना हो गया, ये जो कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है 3, 5 + 1 6 आ गया। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। और कांस्टेंट जो दिया था ना, कांस्टेंट 2a आया 6। और AE क्या है, एक्सेंट्रिसिटी क्या होगी उस एलिप्स की। तो दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है बच्चे, डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोकाई, 2a। 2AE। 2AE की वैल्यू कितनी है, 0 0 और 3 0 के बीच की डिस्टेंस 3 है। बोलो हाँ या ना। यस सर। तो यहां से E की वैल्यू क्या है, एक्सेंट्रिसिटी निकल गई, क्या आएगी E की वैल्यू, 3/2a, कितना है हमारा 2a, 6। तो हाफ एक्सेंट्रिसिटी आ गई। तो लोकस इलिप्स होगा, उसके फोकस होंगे 0 0 एंड 3 0, उसकी एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू होगी हाफ। और उसका लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस होगा 6 यूनिट। इतनी बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद आप इसका इक्वेशन भी लिख सकते हो। इसका मेजर एक्सेस का इक्वेशन बताओ, मेजर एक्सेस का इक्वेशन बोलो। तो दोनों फोकस को ज्वाइन करने वाले लाइन, तो y = 0। इसका माइनर एक्सेस का इक्वेशन बोलो, माइनर एक्सेस, जो लोकस आएगा उसका माइनर एक्सेस का इक्वेशन बोलो। तो माइनर एक्सेस कहाँ क्या होती है, दोनों फोकस S1 S2 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो 3 0 और 0 0 का राइट एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होगा, जल्दी बताओ। आई हाँ, 3 0 और 0 0 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ से पास करेगा, 3/2 0 से करेगा ना, तो x = 3/2। b की वैल्यू क्या आएगी, व्हाट इज b, तो b² = a² - a² a² आप कैलकुलेट कर चुके हो, 9। 9 × 1 - e² क्या आ जाएगा, 1/4। सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा बच्चे, 20
27/4। 27/4 बी स्क्वायर आ गया, तो बी की वैल्यू आ गई 3√3/2। ए आ गया, बी आ गया, मतलब सारा कुछ आपने कैलकुलेट कर लिया। और इक्वेशन कोई बोले ना कि इसका इक्वेशन लिखो, तो इक्वेशन भी आप लिख सकते हो। क्या लिखोगे इक्वेशन बताओ? इस केस में लोकस का इक्वेशन क्या होगा, कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा अगर लिखना हो तो क्या लिखोगे? माइनर x-3/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर मतलब 9, प्लस मेजर एक्सेस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर अपना कितना था बच्चे? 27/4 इक्वल टू 1। तो ये है कि कैसे आप प्रॉब्लम्स को डील करेंगे। एलिमेंट्री प्रॉब्लम मतलब पहले इलिप्स समझ तो लो, इलिप्स के सारे पॉइंट्स समझ लो, उसके सारे इनसाइड आउट हर चीज, दोनों डेफिनेशन और उसके एलिमेंट्स, उसके स्टैंडर्ड जो टर्म्स हैं इलिप्स से रिलेटेड उनको फाइंड करना, फिगर आउट करना, ये आपको आना चाहिए। होप इट इज ओके। फिर ये वाली बात पहले मैं बता चुका हूं कि अगर ए छोटा हो जाए और बी बड़ा हो जाए तो लेआउट वर्टिकल हो जाता है और सारी इंफॉर्मेशन उसी तरह से। एक्सेंट्रिसिटी 1 - √a² बाई b², मेजर एक्सेस ये हो गया, माइनर ये हो गया, फोकस ये हो गया, एक्सट्रीमिटीज लेटस रेक्टम, और ये निकालना आपको आता है। तो इस पर मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, सीधे अब थोड़े से 2 3 4 सवाल कर लो इस पर, छोटे छोटे, मतलब बेसिक डेफिनेशन पर। या ऐसा करते हैं कि वो क्वेश्चन तो मैं ऐसे ही आपको डीपीपी दूंगा तो उसमें मिल जाएगा, आप मुझे डाउट पूछ लो। अगर आपके जो जो क्वेश्चन डाउट है डीपीपी से वो पूछ लो, दैट इज बेटर। लेट मी जस्ट फिगर आउट, आप डीपीपी के डाउट बताओ, क्वेश्चन नंबर बोलो, मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ। सर DPP 3 के क्वेश्चन नंबर 14 के आंसर में डाउट है। हाँ बताओ। सर जो डी उसका गिवन आंसर है उसमें अल्फा की पावर 4 है, यहाँ पे डी की पावर भी 4 आएगी। कौन सा क्वेश्चन है एक बार फिर से बता दो। DPP 3 का 14। डीपीपी 3 का, जस्ट होल्ड ऑन, 14th क्वेश्चन। यस, उसका आंसर आई गेस गलत गिवन है। Tangents are drawn from a variable point P to the parabola y square equal to 4a such that they form a triangle of constant area d square with the tangent at vertex. Find the locus of P. अच्छा आंसर, अल्फा के बजाय डी होगा बच्चे, वहां पर अल्फा आने का तो कोई सवाल नहीं। क्या आया आंसर तुम्हारा? यस सर, अल्फा की जगह डी आ रहा था। हाँ ठीक है, फिर ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी लोगों का भी डाउट है 14th क्वेश्चन? यस सर। यही सेम डाउट था? यस सर। ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन तो सिंपल ही था। और कोई क्वेश्चन बोलो। बोल रहा है कि वाई स्क्वायर इक्वल 4x था और किसी वेरिएबल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया, तो मान लो यहाँ वेरिएबल पॉइंट है और एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ हो गई, एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ हो गई। ये वेरिएबल पॉइंट को आप h, k ले लिया आपने। फिर क्या बोला? सच दैट दे फॉर्म अ ट्रायंगल ऑफ कांस्टेंट एरिया डी स्क्वायर विद टेंजेंट एट वर्टेक्स, मतलब ये एरिया कांस्टेंट बोल रही है वाली। तो कैसे अप्रोच किया था तुम लोगों ने? मैंने कहा तुमने कैसे किया अप्रोच इस क्वेश्चन को? तो
जो आपने कल वो डिटर्मिनेंट वाला तरीका बताया था ट्रायंगल हम्म। का एक का उससे करा था। डिटर्मिनेंट वाला तरीका मतलब? वो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डबल होता है वो बताया था ना। सर उसी तरह से इस ट्रायंगल का एरिया लिख के इसका लोकस निकाल लिया था, उसको एक्सपैंड कर लिया था। बहुत लेंथी नहीं कर दिया फिर? सर और किसी तरीके से हुआ नहीं था। चलो देखते, देखो ऐसे समझो, हमें एच कॉमा के का लोकस चाहिए है ना, और ये पॉइंट अगर हम मान लें T1 है, मैं बताऊँ कैसे भी करोगे हो जाएगा, मान लो ये पॉइंट T1 है। अगर ये T1 है तो ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, ए पॉइंट का? 0, A T1। यस। और ये वाला पॉइंट का लोकस क्या आएगा, 0, A T2। अगर ये आर पॉइंट को T2 पॉइंट बोलते हैं। और एच हमारा क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा तुम्हारा A T1 T2। और के क्या हो जाएगा, A × T1 + T2। बोलो हाँ या ना? यस। बोलो यस। समझ में आ रही बात की नहीं? यस। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि ये जो एच, मतलब ये पॉइंट को हम पी बोल रहे हैं, पी पॉइंट, तो पी ए बी ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? ट्राइंगल पी ए बी का एरिया क्या होगा? तो आप बोलोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हो गई हाइट और ये हो गया बेस लेंथ। तो हाफ इंटू बेस लेंथ क्या हुई, A × मैग्नीट्यूड ऑफ T1 - T2। बोलो हाँ या ना? इंटू हाइट क्या हो गया, हाइट ऑल्टीट्यूड क्या हो गया, इसका ऑल्टीट्यूड ये हो गया, ये लेंथ क्या है, तो ये लेंथ क्या है, एच का मैग्नीट्यूड है। बोलो है कि नहीं, मॉड एच। अरे अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एच कॉमा के है तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस मॉड एच होगी। और ये एरिया किसके इक्वल दिया हुआ है, जल्दी बोलो? D²। D² के इक्वल दिया हुआ। इसका मतलब बच्चे एक बात क्लियर हो रही है कि 4 × D⁴, 2 से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर दो, इज इक्वल टू A² × H² टाइम्स T1 - T2 का होल स्क्वायर। और T1 - T2 होल स्क्वायर को बच्चे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं T1 + T2 का होल स्क्वायर -4T1 T2। बोलो हाँ या ना? अरे A - B होल स्क्वायर इज A + B होल ये स्क्वायर -4AB। ठीक है कि नहीं? यस सर। क्यों मैंने किया, क्योंकि मेरे को पहले ही पता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट वाले कॉन्सेप्ट से कि T1 और T2 के प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आएगी, तो ये आएगी H/A। और T1 और T2 के सम की वैल्यू क्या आएगी, तो आएगी K/A। ये यहाँ पर डाल दो भाई, A² × H² टाइम्स, ये हो गया तुम्हारा K² / A²। और 4T1 T2 की वैल्यू आएगी 4H/A, तो -4 × H/A। इसको A से मल्टीप्लाई डिवाइड करके डिनोमिनेटर में यहाँ भी A² बना लो, इज इक्वल टू 4 × D⁴ आ गया। अब आप मुझे बताओ क्या आ रहा है कहानी, इस सबको इधर ले जाओ तो आया क्या, वाई, के को वाई और एच को एक्स लिख दो, तो Y² -4AX, A² कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 4 × D⁴ डिवाइडेड बाई X²। यही है लोकस की नहीं, जल्दी बोलो। यस सर। अब किसने इसको करने के लिए, आप लोगों ने यही किया था कि कुछ और किया था? सर यही करा था। हाँ, तो तूने बोला कि मैंने जो है डिटर्मिनेंट वाला मेथड। सर जब उसको ओपन करा तो ये सेम इक्वेशन बन रही थी।
जैसे 0 मैं 0 समझ गया, हाँ हाँ, वो 0,8T1 0,8T2 और 8T1T2,8T1+T2 जब आपने ओपन किया होगा, हाँ जी। तो ये इक्वेशन बन गया। ठीक है, कोई बात नहीं, सही किया। बट मेरा पॉइंट ये है ना कि वो डिटर्मिनेंट वाला मेथड कब लगाना चाहिए, जब तीनों वर्टिसेस रैंडम। यहाँ पर दो वर्टिसेस इसके कहाँ पर थे ट्रायंगल के, वाई एक्सिस पर। तो वो तो स्टैंडर्ड केस हो गया ना, बेस लेंथ और हाइट निकालना आसान है, तो वाई टू गो फॉर डिटर्मिनेंट। थोड़ा सा समय बचाओ, ठीक है। एनीवे, और कौन सा क्वेश्चन था बोलो इसके अलावा। सर 9th क्वेश्चन। इसी सेम शीट का, यस सर। सेम शीट का 9th क्वेश्चन क्या था, लेट। Two tangents can be drawn from a point to parabola, then prove that the point lies outside of parabola. अरे, ये तो ठीक है ना, ऐसे समझो कि अगर पैराबोला से किसी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही, मान लो पॉइंट है h, मान लो, या x1 y1 मान लो पॉइंट है x1 y1, और इस पॉइंट से पैराबोला पर दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही। तो हमने एज्यूम किया, लेट स्लोप ऑफ टेंजेंट बी एम दैट पासेस थ्रू h, मैंने मान लिया कि m स्लोप की टेंजेंट है जो h, से p पॉइंट से पास कर रही है। तो आप बोलोगे कि y इज इक्वल टू mx प्लस a/m। हमारा पैराबोला है y² = 4ax। ये टेंजेंट लाइन यहां से पास करी, क्योंकि m स्लोप की टेंजेंट का इक्वेशन तो यही होता है बेटा, ये तो आपको पता ही है। आप बताते जाओ हाँ या ना। तो h, अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करें, सेटिस्फाई करें, तो आपको मिलेगा k इज इक्वल टू mh प्लस a/m। तो यहां से मिल गया m² × h माइनस km प्लस a की वैल्यू 0 आ गई। बोलो हाँ या ना। यस सर। ये जो आपको मिल रहा है, ये एक m में क्वाड्रेटिक मिल रहा है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इन m। क्वाड्रेटिक इन m क्या बोलता है, क्या बता रहा है, क्या सिग्निफाई कर रहा है कि m की यहां से दो वैल्यू होगी। मतलब अगर कोई m स्लोप की लाइन h, k से पास कर रही है, तो उस कंडीशन में, उस एजम्पशन से m की दो वैल्यू आ रही है, दो पॉसिबल वैल्यू, मतलब m1 एंड m2। तो m1 m2 इसके रूट आ गए। वो m1 m2 दोनों टेंजेंट की क्या है, स्लोप्स हैं। यस सर। अगर दोनों स्लोप्स इस इक्वेशन के रूट है, तो दो टेंजेंट कब पॉसिबल होगी, जब दोनों रूट रियल हो। तो हमने बोला फॉर फॉर टू डिस्टिंक्ट टेंजेंट, अगर हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि दो डिस्टिंक्ट टेंजेंट हैं, तो ऑब्वियसली m1 और m2 रियल एंड डिस्टिंक्ट होने चाहिए। इसलिए इसका d क्या होना चाहिए, >0 होना चाहिए इस क्वाड्रेटिक का। और इसका d आएगा क्या, k² - 4ah >0 होना चाहिए। यस सर। h क्या था, h किसको लिया हमने, x1 को, और k किसको लिया, y1 को। तो y1² - 4ax1 क्या आ गया, >0 आ गया। क्या मतलब हुआ इसका, s1 > 0। s1 > 0 का मतलब क्या हुआ, x1 y1 पॉइंट लाइज आउटसाइड। तो यहीं से ये भी प्रूफ हो गया कि अगर अगर एक ही टेंजेंट है, एक टेंजेंट में d = 0 हो जाएगा, d = 0 से s1 = 0 आ जाएगा, तो पॉइंट लाइज ऑन। और अगर किसी पॉइंट से नो टेंजेंट है, नो टेंजेंट का मतलब है d <0, d <0 से आ जाएगा s1 <0, पॉइंट लाइज इनसाइड। तो ये तीनों बातें यहां से प्रूव हो जाएंगी। यस सर। इतना नहीं, अगर यहां से ये पूछते ना कि अगर ये एंगल 45 डिग्री है, मतलब, तो लोकस बताओ, पॉइंट P का लोकस बताओ जब उस पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट के बीच एंगल 45 डिग्री है, तो क्या करते आप, तब आप बोलते m1 + m2 क्या है, k/h।
और M1 और M2 का प्रोडक्ट क्या है, A/H। और tan 45 क्या होता है बेटा, एंगल बिटवीन टेंजेंट। M1 माइनस M2 हाँ, M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2। M1 M2। तो tan 45 का स्क्वायर कर दो तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर M2 माइनस M1 का स्क्वायर को क्या लिखोगे, M2 माइनस M1 का स्क्वायर को M1 प्लस M2 का स्क्वायर, मतलब K/H का होल स्क्वायर लिखेंगे, K/H का स्क्वायर माइनस 4M1 M2, 4A/H। आ गया लोकस, देखो क्या आ गया, y², K को y और H को x लिखो, y² माइनस 4AX बाई x² इंटू, यहाँ पर आया x² डिवाइडेड बाई x प्लस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये x² कैंसिल कर दो, तो लोकस जो आया वो आया y² माइनस 4AX इज इक्वल टू x प्लस a का होल स्क्वायर। ये लोकस है। तो ये सिचुएशन से बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन जो डाउटफुल हो, अदरवाइज शाम में मैं आऊंगा तो वहां पर भी आपका डाउट जो होगा उसको ये डीपीपी से रिलेटेड ले लेंगे। अगर आपका टाइम, आई थिंक आपका टाइम हो गया, तो मैं शाम इवनिंग में आऊंगा तो इसके डीपीपी के और भी डाउट ले लेंगे, प्लस आज आपको मॉड्यूल दिलवाएंगे। ठीक है, तो जो पैराबोला वाला मॉड्यूल है, मतलब कोनिक सेक्शन वाला जो मॉड्यूल है, उसके अंदर में स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला ऐसा होगा। उसमें पैराबोला वाला टॉपिक पर जाएंगे और उसका फर्स्ट एक्सरसाइज वर्किंग सेशन में करेंगे। अगर वर्किंग सेशन के टाइम में आपका कोई क्लास, जैसे अगर मनोज सर क्लास ले रहे होंगे, मनोज बराल सर, तो आपको डिटर्मिनेंट कराएंगे। और अगर सेपरेट आपका कोई वर्किंग सेशन मिलता है मैथ्स के लिए, तो यू विल डू पैराबोला का फर्स्ट एक्सरसाइज के सवाल करेंगे। ठीक है, अभी इलिप्स, मतलब इलिप्स का भी फर्स्ट एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन कर सकते हैं कुछ, पैराबोला से भी, बट इलिप्स में अभी करेंगे तो बस स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो बहुत ज्यादा सम अभी नहीं होंगे इलिप्स में, बट पैराबोला का फर्स्ट एक्सरसाइज आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो पैराबोला में उसमें देखोगे आप, फर्स्ट एक्सरसाइज होगी, सेकंड होगी, थर्ड होगी, फोर्थ होगी, 4 लेवल होगा। तो उसमें लेवल 1, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 पहले फिनिश करेंगे, फिर एक्सरसाइज 3 आराम से, थर्ड एंड फोर्थ आराम से करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके वर्किंग में। कोई मतलब ऐसा लोड नहीं लेना कि सब तुरंत अभी खत्म कर देना, क्योंकि आपके पास में कोनिक सेक्शंस तक जो आपके टॉपिक्स है, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला के लिए पूरा जनवरी, 21 जनवरी तक का समय, रादर पूरा जनवरी है, कंप्लीट जनवरी। तो आराम से करेंगे और बहुत डिटेल में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे क्लोज कर रहे हैं बेटा। आप लोग ब्रेकफास्ट करो, ब्रेकफास्ट करके फिर रेगुलर अपनी क्लासेस कंटिन्यू करो। थैंक यू सर। ओके, टेक केयर, मिलते हैं आफ्टरनून।